सभी साथियों को जोहार। आज ये क्लास आप लोगों का इस तरह का जो वीडियो क्लास चल रहा है, ये क्लास कुछ दिन के लिए सस्पेंड रहेगा। कुछ इम्पोर्टेंट काम से गांव जाना पड़ रहा है और जब वहाँ से रिटर्न आएंगे तो उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक गांव पे रहेंगे तब तक आप लोगों के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर वाला वीडियो लगातार मिलता रहेगा। इसमें आप लोगों का एक टॉपिक है झारखंड के विभूतियाँ, वो होगा। उसके बाद अगर और थोड़ा और कुछ दिन हो गया तो अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर आपका शिक्षण संस्थान, खेलकूद आदि जो टॉपिक स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से हो सकते हैं अच्छे तरीके से, उस पर हम लोग काम करेंगे, वो पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो फिर से ये कंटिन्यू होगा। और झारखंड के जो पृथकतावादी आंदोलन रहा कि झारखंड सेपरेशन मूवमेंट, कि कैसे झारखंड एक अलग राज्य के मुकाम तक पहुंचा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से पार्टी बने, कैसे इसका जो डिमांड था वो उच्च लेवल तक पहुंचा, किनका किनका योगदान रहा, सारे चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये बिना शेड्यूल को जो गांव जाना पड़ रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा आपका गैप हो जाएगा और दूसरे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग 1940 से लेकर के 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता तक की बात करेंगे कि कैसे स्वतंत्रता मिला और उस दरमियान में झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 1940 पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है। तो 1940 में हम लोग जानते हैं कि झारखंड में एकमात्र अधिवेशन हुआ, वो भी 1940 में रामगढ़ में हुआ। इस समय तक क्या हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर कि इससे पहले सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके कुछ कारण थे। क्योंकि उन्होंने गांधी जी के चहेते पट्टाभी सीतारमैया, इनको हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जीत लिया था। इस पे गांधी जी को भी बड़ा क्षोभ हुआ। वो कहे भी भाई कि ये सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। अब गांधी जी अगर ऐसा बोलेंगे तो उस समय तो मतलब यही हो गया था कि गांधी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब गांधी। जैसे बाद में हुआ था ना, इंदिरा मतलब दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज इंदिरा, नो डिफरेंस। वही कहानी उस समय में था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी और कांग्रेस एक ही बात है। लेकिन गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार अगर हार जाए तो उनको काम करने दिया जाएगा जो जीतेंगे। स्वाभाविक तौर पर काम तो बेचारा नहीं कर पाएंगे। वही हुआ भी और इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1940 में जब यहाँ पर अधिवेशन हुआ, 19-20 मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। ये जो टॉपिक है अधिवेशन वाला, इसको एकदम याद कर लीजिएगा जो जो पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि इससे हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस समय में देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि रामगढ़ का चुनाव हुआ अधिवेशन के लिए। यहाँ पे अधिवेशन हुआ, सारे लोग इकट्ठे हुए, तो यहाँ के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, सभी लोग शरीक हुए। टेंट, सारा लाइटिंग व्यवस्था, सजावट सारा प्रोग्राम, कल्चरल सारा कुछ हुआ और अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन कुछ गड़बड़ भी हो गया था, उसको देखते हैं। तो रामगढ़ में हुआ, तो रामगढ़ में जहाँ पर हुआ उस सभा स्थल का नाम रखा गया था मजहर नगर।
मजहर नगर। और यहाँ के जो मुख्य द्वार था, जहाँ पे अधिवेशन हो रहा था, जहाँ पंडाल लगा था, उसका मुख्य द्वार हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा द्वार ये रखा गया था। ये पूछा जाता है फिर कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अधिवेशन जो हुआ रामगढ़ में, तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वही जिनको कि यहाँ पर नज़रबंद किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये अध्यक्ष थे। एक ये भी पूछता है कि स्वागत अध्यक्ष कौन थे। स्वागत मतलब स्वागत समिति के अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष भी बोलते हैं। स्वागत समिति के अध्यक्ष तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो गया मुख्य बातें इसमें। यहाँ पे प्रस्ताव, एक ही प्रस्ताव रखा गया और वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया सत्याग्रह प्रस्ताव, जिसे कि फिर मतदान करके बहुमत से पारित किया गया सत्याग्रह प्रस्ताव। इस समय तक का बैकग्राउंड तुम लोग देख चुके थे पिछले ही क्लास में कि 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे प्रांतीय सरकार जहाँ गठन हुआ था वे लोग इस्तीफा दे देते हैं, जिसमें कि हमारा जो बिहार उस समय था, बिहार का जो प्रांतीय सरकार हुआ था, मुख्यमंत्री के तौर पर श्री कृष्ण सिंह जो बने थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद फिर ये सारा, अभी वर्ल्ड वार चल ही रहा है, 1940 स्टार्ट हो गया है वर्ल्ड वार 1939 में है। तो यहाँ पे फिर ये जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह प्रस्ताव ये रखते हैं, जिसका कि फिर समर्थन करके जेबी कृपलानी इसका अनुमोदन करते हैं और फिर महात्मा गांधी सारे लोग सब वोट देते हैं। इसमें फिर उसके बाद महात्मा गांधी और जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, सभी फिर अपने अपने भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। और इसमें फिर वही वर्ल्ड वार 2 वाला बात होता है कि वर्ल्ड वार 2 में भारत को ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है बिना उसकी मर्जी के, तो हम लोग उसका सपोर्ट क्यों करेंगे, हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी में ये फिर ये हुआ कि नहीं, हम लोग कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगा। अब उस समय एक ही पार्टी तो था, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए बड़े पे तो एक ही पार्टी था। कांग्रेस नहीं करेगा इसका मतलब कि भारत नहीं करेगा। तो जब भारत नहीं करेगा तो भाई उनका हाल तो बेहाल होगा ही। अभी आगे देखेंगे कैसे बेहाल होता है। तो ये सब इस की मुख्य बातें हैं। और इसी में गांधी जी को, महात्मा गांधी को एक सवाल पूछा जाता है कि टाना भगत भी वहाँ पे सब शामिल हुए। टाना भगत जो कि सर्वोपरि अनुयायी थे महात्मा गांधी के, तो टाना भगत भी मिले और वहाँ पर महात्मा गांधी से मिल करके सारा सादर सेवा सत्कार हुआ और इन्होंने 400 रुपये की थैली भेंट की। ये भी पूछता है क्वेश्चन, 400 रुपये की थैली भेंट की। इस प्रोग्राम में सारा कुछ ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि पानी पड़ गया, ठीक से व्यवस्था उतना हो नहीं पाया था, पूरा पंडाल में पानी ही पानी भर गया, तो बहुत सुचारू तरीके से नहीं चला। लेकिन फिर भी सारा काम जो होता था अधिवेशन में वे सब सारा काम हुआ। सभी लोग भाषण भी दिए, प्रस्ताव भी आया, सभी अपना अपना काम भी किए।
तो इस तरीके से यहाँ पर, और इसी में याद रखिए सत्याग्रह प्रस्ताव पारित हुआ था। अधिवेशन याद रखिएगा 40 में 53वां अधिवेशन 19-20 मार्च 1940। तो ये हो गया अधिवेशन की मुख्य मुख्य बातें। इसी समय में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद से, मतलब अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए, तो उनका तो मोह भंग तो हो ही गया था कांग्रेस से, और वे कहने लगे थे कि भाई जो ये कांग्रेस है ये समझौतावादी है, कि किसी भी स्तर पर जाकर के ये समझौता कर लेगी, और एकदम वो बिल्कुल ही खिलाफ थे। जैसे ये तो कांग्रेस था, वो थोड़ा सा, कांग्रेस को चूंकि गांधी जी थे तो ये थोड़ा सा नम्र थे, और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थोड़े आक्रामक थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, यही सही समय है, वो जब उधर उलझा हुआ है तभी ही अटैक किया जाए, यहाँ से उखाड़ के कांग्रेस को यहाँ से अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया जाए। लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। वे बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग अपनी मांग को रखते हैं, वो हमारी मांग को मान लेंगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं मानेंगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हिंसात्मक रूप से वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हिंसा किया जाए। तो वही सुभाष चंद्र बोस इन लोग से मतभेद हो गया था, होता ही है। तो इसी समय में 1940 में ही, और रामगढ़ के पास में ही एक जगह है बिहटा, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, सहजानंद सरस्वती, मानवेंद्र नाथ, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, ये लोग भी अपना सभा कर रहे थे। वो दूसरा था, उसका नाम रखा गया था अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। मतलब ये समझौता के बिल्कुल ही खिलाफ थे। इनका मानना था कि एकदम बिल्कुल मौका एकदम सही है, एकदम सटीक है, अभी ही हमला बोल दिया जाए, तुरंत आज़ाद हो जाएगा। वो उधर लड़ेगा कि इधर लड़ेगा, एक तरह से कहना भी ठीक था। तो इस समय में खास बातें हुई कि भाई विरोध इन लोग भी किया, इन लोग भी वही चीज़ सपोर्ट नहीं करना, इन लोग भी वही चीज़ सपोर्ट नहीं करना है। सिर्फ अंतर था तो दोनों का, जो बोलते हैं ना साधन में, साध्य एक ही था, साधन अलग अलग था। साधन दोनों का अलग अलग मानना था। तो यहाँ पे जो प्रमुख बात हुआ कि इसके सभापति कौन थे, इसके सभापति थे वही सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण काम हुआ, ये देखिए, एक यहाँ लिख रहे हैं, एक यहाँ लिख रहे हैं। पहला तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक नाम सुनेंगे आप लोग। इसकी स्थापना यहीं पे हुई, रामगढ़ में ही 1940 में, इसी सम्मेलन के दौरान। इसको स्थापित कौन किए, तो यही सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इसे स्थापित किया। एक और पार्टी की स्थापना हुई, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी इसी सम्मेलन में ये स्थापित हुआ या गठन हुआ कह लीजिए। इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, M.N. राय, इनको ये जाता है श्रेय कि इन्होंने यहाँ पर ये स्थापित किया। और फिर सभी अपने अपने, जैसे कांग्रेस अपना अहिंसा वाले नीति पे चलते रहा, और वो अपना ये फौज बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें 1940 का जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ, उसकी ये मुख्य बातें थी कि अधिवेशन हुआ, और उसी के समकक्ष में बिहटा में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ, जिस सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, और वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। ये मानवेंद्र नाथ राय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस।
और यहाँ पे ये सब सारा पॉइंट, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिवेशन हो गया। अधिवेशन के बाद अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त में एक प्रस्ताव लाया, जिसे कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत तो शामिल नहीं हुआ वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेजों की तरफ से, तो भारत इतना बड़ा देश, इतना बोल सकते हैं कि संख्या वाइज काफ़ी अधिक था सेना के तौर पर उस समय। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारे लोगों को यहाँ से ले जाया गया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। तो वर्ल्ड वार 2 में यहाँ के बहुत सारे लोग पीछे हट रहे थे, उसके बावजूद यहाँ के बहुत सारे लोग शामिल भी हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों का था बांटने वाला नीति। उसी समय में यहाँ से बहुत सारे लोगों को, झारखंड से ही बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती किया गया, अन्य पूरे देश से किया गया, झारखंड से भी किया गया। यहाँ की महिलाओं को नर्स के तौर पर ले जाया गया कि भाई युद्ध में घायल होंगे तो इलाज कौन करेगा। शामिल हो रहे थे ज़बरदस्ती, लेकिन जब फिर भी मन से तो नहीं शामिल हो रहा था, बहुत सारे लोग नहीं भी जा रहे थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव लाए कि भाई आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हम लोग जब जीत जाएंगे तो आप लोग को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट मतलब समझ रहे हैं, पिछले ही क्लास में बताए हैं, सर्वोच्च में वही अंग्रेज रहेंगे और ये लोग उनके अंडर में अपना शासन चलाएंगे। सारा मुख्य जो है विदेश नीति, ये सब सारा कुछ सर पे उन लोगों का कंट्रोल रहेगा। रक्षा उक्षा सारा मामला वो सब रहेगा, मतलब आपको ये सब बाकी काम करना होगा। तो अगस्त प्रस्ताव लाए, लेकिन इसमें डेट मेंशन नहीं था कि कब करेंगे, और वही कर देंगे, जैसे वही होता है नेता लोग का भाषण, ये होगा वो होगा, होता नहीं है। उसी तरीके से ये भी भाई कि डेट तो मेंशन था नहीं, तो इसको कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं इसमें ये सही नहीं है कांग्रेस को, और ये इसी तरह बेकार चला गया। तो जब इससे बात नहीं बना, तब फिर क्या किया जाए, तब फिर 1940 में ही, ये 1940 का बात है, अगस्त का नहीं बात बना, तब 1940 में ही बस ये बात ऐसा ही हुआ, अगस्त प्रस्ताव खारिज हो गया, नहीं पसंद, तो अगस्त में ही फिर इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसमें हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर था। इसके पहले जो सत्याग्रही हुए विनोबा भावे, दूसरे सुभाष चंद्र बोस, इसी तरीके से फिर और, तो ये स्टार्ट किया गया। इसमें भी झारखंड में लोगों ने अपने क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन किया, जिसको कि जेल में बंद किया जाने लगा। जो भी इसमें विरोध करते, अपना सत्याग्रह दिखाते, विरोध हो जाता। सामूहिक तौर पे नहीं, क्योंकि उस समय माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, तो वे बोले कि नहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं, क्योंकि अभी अगर सामूहिक कर देंगे तो दंग मतलब होता है ना, झड़प हो जाएगा, हिंसात्मक हो जाएगी भीड़, तो इसलिए उस समय नहीं किया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह पर जोर दिया गया। और इसमें सभी जो भी सत्याग्रही थे सबको जेल में बंद कर दिया जा रहा था। उधर तब तक युद्ध चल ही रहा है, 39 से स्टार्ट हुआ, अभी चल ही रहा है, अभी 41 आया है, और 41 आते आते तक यहाँ हो जाता है इन लोग का, ब्रिटेन का, अंग्रेजों का हालत ख़राब।
जर्मनी में थे भाई साहब हिटलर, वो पूरा पता है ना हिटलर कैसे थे, वो पूरा एकदम अपना जलवा दिखा दिए थे। इवन वहाँ पे फिर रसिया में भी हमला कर दिए। तो जब उधर ये कमज़ोर पड़ने लगा इन लोग, तब जा कर के अन्य जो सहयोगी देश थे, जैसे कि आपका रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये लोग फिर दबाव डाले चर्चिल पे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस पर दबाव डाले कि भाई आप इनका कुछ संवैधानिक हल निकालिए और उन्हें मनाइए ताकि वे लोग भी शामिल हो और हमारी स्थिति मजबूत हो। तब फिर वो क्या किए, अंग्रेज़ों ने बोला अच्छा ठीक है, तो भाई कांग्रेस को खुश करना है तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो लोग भी थे उनको सभी को जेल से छोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर अगस्त में भेजा गया, फिर से 1941 में फिर इसे लास्ट दिसंबर में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 1942 में आया क्रिप्स मिशन। सोचा कि चलो भाई क्रिप्स आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था ठीक करेगा, इन लोगों को मनाएगा और बोलेगा कि हाँ भाई हम आप लोग को अधिकार देंगे, प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय स्तर पर सरकार का गठन करवाएंगे। लेकिन ये आए, इसके भी प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। कांग्रेस ने इसके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, बोला कि नहीं, इस प्रस्ताव में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो कि देश को कई हिस्सों में बांट देंगे और ये हमें मंजूर नहीं है। पूरा छोटे छोटे इतना देश का गठन करने का विचार में था। तो वो बोले कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। और ये जब फेल हुआ तब फिर स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 1942 में ही ये जब फेल हो गया, इसमें सहमति नहीं बना, तब फिर स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के बाद फिर गांधी जी फिर थोड़ा आक्रोश में आ जाते हैं और उसके बाद फिर नारा देते हैं करो या मरो। ये नारा देते हैं। इसका मतलब ये था कि या तो हमें आज़ाद कर दो, मतलब हम अपनी आज़ादी के लिए या जितना हो सकता उतना कोशिश करेंगे, नहीं तो अपनी जान दे देंगे। अब पता नहीं, लिखित तौर पर यही है, सामाजिक तौर पर जो बोला जा रहा था वो यही है। अब अंदरूनी का पता नहीं, क्योंकि इसके बाद गांधी जी जो प्योर इससे पहले अहिंसावादी थे, अहिंसा होता था तो अपने आंदोलन को स्थगित कर देते थे। लेकिन इसके बाद 42 में भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऐसा नहीं कि हिंसा नहीं हुआ, हिंसा हुआ, बहुत जगह हुआ, लेकिन स्थगित नहीं किया गया आंदोलन को, ये चलता रहा। कई जगह, सभी जगह देखिएगा कि कहीं रेल पटरी उखाड़ दिया गया, कहीं रोड को कबाड़ दिया गया, कहीं पुलिस चौकी पे हमला बोल दिया गया, कहीं पे जो डाक वाला था टेलीग्राम्स, उस सेवा को ही बाधित कर दिया गया, सब तार वार तोड़ दिया गया, बिजली वाला को कितना बिजली जो था वहाँ पे तहस नहस कर दिया गया, मतलब पूरा अव्यवस्था। लेकिन उसके बावजूद भी ये आंदोलन वापस नहीं हुआ और ये लगातार आगे चलता रहा। इसी आंदोलन के दरमियान में जितने भी प्रमुख नेता थे, जैसे बहुत सारा लंबा लिस्ट दिया हुआ है, तो ये मान के चलिए कि अभी तक आप लोगों ने जिनका जिनका नाम पढ़ा वे सारे लोग शामिल थे और सभी को उठा उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में एक जो इम्पोर्टेंट है कि इस समय में जयप्रकाश नारायण
जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक 75 में, आगे भी बात करेंगे हम लोग, आएंगे तब 75-77 में, ठीक है। तो जेपी नारायण, इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, हजारीबाग जेल में। ये हजारीबाग जेल बड़ा फेमस रहा है, जब कुछ हो हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल में याद रखिएगा, इससे पहले जैसे अभी तो जेपी नारायण है, जब नमक कानून तोड़ने वाला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय में राजेंद्र प्रसाद को भी इस जेल में बंद किया गया था, ये याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उससे पहले हमारे भगवान बिरसा मुंडा, उनको भी इस जेल में बंद रखा गया है। पहली बार जब वो गिरफ्तार हुए थे तभी बिरसा मुंडा को भी यहीं हजारीबाग जेल में रखा गया था। बाद में जब सेकेंड टाइम हुआ तब वो रांची जेल में थे। तो हजारीबाग जेल, जेपी नारायण को वहाँ पे बंदी बना दिया गया था, जेल में रखा गया था। तो एक दिन मौका पा करके वो 9 नवंबर 1942 को जेपी नारायण और इनके और 5 साथी साथ में ही थे और वो वहाँ से भाग गए दीवार फांद करके। उसके बाद यहाँ की जो जेल का प्रशासन था वो चौकन्ना हो गया, और जो यहाँ के प्रमुख लीडर थे, जैसे कि हजारीबाग के जो लोग थे, कृष्ण वल्लभ सहाय वगैरह, इन लोगों को फिर भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। सरस्वती देवी, ये सब भागलपुर, यहाँ से हजारीबाग के शिफ्ट करो, यहाँ से भाग जा रहा है। तो ये फिर लगातार चलता रहा। जितना हंगामा भी हो रहा था, रोड तोड़ना, रेलवे पटरी उखाड़ना, डाक पार्सल वाला को भी बाधित करना, टेलीग्राम सेवा को बाधित करना, तो वो सब सारा कुछ चल रहा था, वो चल ही रहा था। ये सब लगातार चल ही रहा था। और अंततः फिर ये धीरे धीरे थोड़ा मामला ठंडा हुआ। 1944 में विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, लेकिन ये लोग बोला था कि हाँ भाई हम लोग कर देंगे, ठीक है। लिखित में तो वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जो भी हुआ सहमति बन नहीं पाया। लास्ट में फिर जब ख़त्म हो जाता है 44 में, तो उसके बाद फिर वो 46 में कैबिनेट मिशन आता है, और उसके बाद फिर प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो 1944 तक यही चला। 45 में एक देखिएगा, 1945 में मानभूम मतलब वही धनबाद, मानभूम में एक झंडा सत्याग्रह हुआ था। झंडा सत्याग्रह मतलब वही कांग्रेस का झंडा वो फहराने के लिए हुआ था। उसमें थे अतीश चंद्र घोष, ये किए थे इनके, और इनको फिर उठा करके वही जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और उसी समय में लगभग चुनाव हुआ 1945-46 में। 1945-46 में फिर से प्रांतीय चुनाव हुआ बिहार का, मतलब प्रांतीय चुनाव राज्य का कह लीजिए। तो इसमें फिर से वही कांग्रेस विजयी रहा, और फिर श्री कृष्ण सिंह फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए। और झारखंड के 2 व्यक्ति, एक कृष्ण वल्लभ सहाय और एक ये हजारीबाग के, याद है ना, और एक संथाल परगना के, दुमका के, देवघर के विनोदानंद झा। इन दोनों को मंत्री बनाया गया था उस समय के सरकार में। तो वही फिर 46 में कैबिनेट मिशन आता है, सारा प्रोग्राम वगैरह बनता है, और उसके बाद फिर 47 में 15 अगस्त 1947, इस समय में फिर भारत आज़ाद हो जाता है। भारत आज़ाद, और बिहार में उस समय पहली बार गवर्नर बनाया जाता है यहाँ के। उनका नाम था जयराम दास
दौलत राम, इनको फिर बिहार का पहला गवर्नर बनाया जाता है। और इस प्रकार से फिर 15 अगस्त तक हम लोग सारा कुछ आज़ादी पा करके कंप्लीट। अब हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे तो अभी फ़िलहाल में फिर आप लोग का कुछ दिनों तक, जब तक मैं गांव पे हूँ तब तक आप लोगों को झारखंड की विभूति, उसके अलावा फिर आगे शिक्षण संस्थान, खेलकूद आदि पे लगातार स्क्रीन वाला वीडियो मिलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डर वाला। और उसके बाद फिर जब रिटर्न आ जाएंगे तो उसके बाद फिर से हम लोग झारखंड के मूवमेंट को देखेंगे कि कैसे वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, सारा कुछ 1912 से लेकर के फिर 2000 से अभी भी देख लेंगे, 2020 तक भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। और तो ये सब सारा कुछ आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आता ही आता है। और ये तो स्पेशली आप लोग का झारखंड सेपरेशन मूवमेंट तो दिया हुआ ही है सिलेबस में, तो ये सब सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा, कंप्लीट याद रखिएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग आगे। थैंक यू।